ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब ओंकार गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज भूमिका दीदी कुछ कीजिए ना। ओंकार के चेहरे की मायूसी और आंखों की हल्की हल्की नमी देखकर भूमिका का दिल पिघल जाता है। अब भूमिका कहती है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं पता करती हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर भूमिका अपनी जगह से उठ खड़ी होती है और चल पड़ती है। चलते चलते उसके मन में लगातार यही ख्याल चल रहा था कि उसकी सगाई पास है और यहाँ यह दोनों किसी अलग ही तरह की दुविधा में उलझे हुए हैं। इस तरह तो सगाई का सारा मजा खराब हो जाएगा, मुझे जल्द ही कुछ न कुछ जरूर करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सीक्रेट रिसर्च लैब मारवा हाउस। अनिका एक चेयर पर बैठ जाती है, उसकी निगाहें एकदम सामने की तरफ टिकी हुई थी। उसकी स्थिर आंखों को देखकर यह आसानी से समझा जा सकता था कि लगातार उसके दिमाग में कोई न कोई विचार प्रक्रिया कर रहा है। जब कुछ देर तक वह इसी तरह बैठी रहती है तब एनी उसके पास आती है और वह खड़ी हो जाती है। एनी इसलिए चुपचाप खड़ी हो जाती है क्योंकि वह अनिका की सोच में किसी भी तरह का विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहती थी। वह इस बात को अच्छी तरह समझती थी कि यदि अनिका कुछ सोच रही है तो निश्चित तौर पर ही वह इस विकट समस्या का कोई न कोई हल निकालने की कोशिश कर रही है। तभी अनिका को इस बात का एहसास होता है कि एनी उसके पास खड़ी है और वह उससे कुछ कहना चाहती है। अनिका एनी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें कुछ कहना है? एनी जवाब देती है, आपकी और मेरी गति के तेज होने के कारण हम हमारा काम जल्दी निपटा सकते हैं और अभी हमने अपना काम खत्म भी कर लिया है, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए हमें रसायन प्रक्रिया के पूरे होने तक रुकना होगा। रसायन प्रक्रिया की गति को हमारी स्पीड बढ़ा नहीं सकती, हमें अपने अगले चरण पर काम करने के लिए कुछ घंटे तक इंतजार करना ही होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तब तक आप आराम कर लें। अनिका बिना कुछ कहे अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी एनी आगे कहती है, मैं एक बात जानना चाहती हूँ। अनिका कहती है, पूछो एनी, क्या पूछना चाहती हो? एनी कहती है, आपको देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी तथ्य पर गहन अध्ययन हो रहा है। यदि वह हमारे काम से संबंधित है तो क्या मैं जान सकती हूँ कि वह क्या है? अनिका लंबी गहरी सांस लेती है और उसे छोड़ते हुए एनी से कहती है, हाँ एनी, तुम इस बारे में जान सकती हो। दरअसल अभी हमारे पास जो सैंपल है उससे न जाने कितने रिजल्ट निकलेंगे और उन्हीं परिणामों के आधार पर न जाने कितनी दिशाएं खुलेंगी। अगर हम हर एक रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह भी तो हो सकता है कि दुश्मन इसे किसी और उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर रहा हो और हम कोई नई चीज इजाद करके बैठ जाएं। वह भी ऐसी कोई चीज जिसकी हमें इस समय कोई आवश्यकता ही न हो। फिर एक पल रुक कर दोबारा कहना शुरू करती है, एनी, हमारे पास बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है, हमें एक ही बार में सही दिशा पकड़नी होगी, नहीं तो हम हमारा अगला निशाना लगाने से चूक जाएंगे। दुश्मन हमारे गिरफ्त में आते आते निकल जाएगा। अब एनी कहती है, तब क्या मैडम, हमें इसे छोड़ देना चाहिए? अनिका जवाब देती है, हम इसे छोड़ नहीं सकते। यही एक क्लू है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हमारे लिए यह पता लगाना बेहद जरूरी है कि दुश्मन इसका इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है। अब एनी पूछती है, तो फिर मैडम हम क्या करने वाले हैं? अनिका जवाब देती है, अगर कुछ और सैंपल हमारे हाथ लग जाएं तो हमारे लिए मंजिल तक पहुंचना थोड़ा आसान हो जाएगा। तब हमारे पास दिशा होगी, बस हमें उसी दिशा में आगे बढ़कर खोज करनी होगी। अब एनी कहती है, मैं कुछ समझी नहीं मैडम। अनिका कहती है, तुम बस इंतजार करो, मैं उन सैंपल्स का बंदोबस्त करके दोबारा लौटती हूँ, उसके बाद तुम सब कुछ खुद ही समझ जाओगी। एनी कहती है, जी मैडम। अनिका कहती है, जब तक मैं वापस नहीं आती क्या तब तक आगे के काम को तुम संभाल लोगी? एनी जवाब देती है, जी मैडम, इन रिजल्ट्स के आने पर आगे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ, आप आराम से जाइए। अनिका अपनी जगह से खड़ी होती है और कहती है, गुड नाइट एनी,
इन्हें पलटकर जवाब देती है, हैव ए नाइस नाइट मैडम। दिल्ली की सुनसान सड़क मल्होत्रा फार्मेसी से कुछ दूर। रात हो चुकी थी। श्वेता अपनी गाड़ी लेकर फार्मेसी से घर जाने के लिए निकलती है। फार्मेसी ऐसी जगह पर थी जहां पर सामान्यतः दूर दूर तक बसावट नहीं थी। फार्मेसी से कुछ ही किलोमीटर दूर चलने के बाद अचानक से श्वेता की गाड़ी खराब हो जाती है। श्वेता काफी कोशिश करती है लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। आज श्वेता के साथ उसका ड्राइवर भी नहीं था। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद श्वेता गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे इधर से उधर देखने लगती है। अभी श्वेता इस काम में लगी हुई थी कि इतने में वहां से दो बाइकर गुजरते हैं। सुनसान जगह पर रात के वक्त श्वेता को इस तरह अकेला देखकर वह बाइकर कुछ दूर जाकर वापस लौटते हैं। अच्छी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद कि श्वेता के साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, इसमें से एक लड़का कहता है, क्या हुआ मैडम, क्या हम कोई मदद करें? इतनी रात को यहाँ अकेले रुकना ठीक नहीं है। उन दोनों के बोलने के लहजे में एक अलग तरह की आवारागर्दी झलक रही थी। श्वेता को यह समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि जब तक वह अपने लिए कोई मदद नहीं मंगा लेती तब तक उसके लिए बाहर खड़ा होना सुरक्षित नहीं है। श्वेता बिना कोई जवाब दिए जल्दी से वापस जाकर गाड़ी के अंदर बैठ जाती है। तभी पीछे से एक दूसरी गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। किसी दूसरी गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी और उसकी तेज आवाज सुनकर वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। यह गाड़ी श्वेता की गाड़ी से कुछ दूर जाकर रुक जाती है, लेकिन यह श्वेता की गाड़ी से इतनी दूर थी कि श्वेता को इसके अपने आसपास होने का कोई आभास नहीं था। तभी गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है जिसकी वेशभूषा देखकर आसानी से बताया जा सकता था कि वह एक सिक्योरिटी गार्ड है। वह अपना फोन निकालकर किसी को फोन करता है। सिक्योरिटी गार्ड की कॉल देखकर उधर से एक व्यक्ति फोन उठाता है और धीमी आवाज में पूछता है, हाँ बोलो, क्या बात है? सिक्योरिटी गार्ड कहता है, सर मुझे लगता है कि श्वेता मैडम की गाड़ी खराब हो गई है और वह यहाँ पर एकदम अकेली हैं। क्या मैं उनकी मदद के लिए जाऊं? वहाँ से आवाज आती है, नहीं, तुम सिर्फ दूर से निगाह रखो, वैसे भी वह तुम्हारी मदद नहीं लेगी, बस ध्यान रखो कि उसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तभी गार्ड कहता है, मुझे लगता है कि अभी यहाँ से निकलने वाले दो लड़के उन्हें छेड़ रहे थे, लेकिन हमारी गाड़ी को देखकर वह भाग गए हैं। यह जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उधर से दोबारा से आवाज आती है, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो। गार्ड कहता है, जी सर। यहाँ वह व्यक्ति खुद से ही कहता है, चलो फिर एक मौका हाथ आया। फिर वह अपने ड्राइवर से कहता है, तुम जाकर गार्ड के साथ बैठो, ड्राइव मैं खुद करूंगा। ठीक 15 मिनट के बाद श्वेता की गाड़ी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज होती है। श्वेता जब आवाज सुनती है तो एक पल के लिए सहम जाती है, लेकिन जब गाड़ी के शीशे के दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। साथ ही उसकी हिम्मत भी लौट आती है। अब श्वेता खिड़की का शीशा नीचे करने की जगह सीधा गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है और कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्य जवाब देता है, मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी आपकी गाड़ी के नंबर पर ध्यान गया, इसलिए देख रहा था कि गाड़ी में कोई है। यह बेचारी गाड़ी यहाँ अकेली ही खड़ी है। आखिर आपकी गाड़ी है, मेरे लिए इसकी चिंता करना स्वाभाविक ही है। इसके बाद लक्ष्य अनजान बनने का नाटक करते हुए कहता है, आप इतनी रात को यहाँ किसका इंतजार कर रही हैं? क्या आप मेरा इंतजार कर रही थी? पर आपको कैसे पता चला कि मैं इस रास्ते से गुजरने वाला हूँ? श्वेता को लक्ष्य को अपने पास देखकर इस वक्त बेहद अच्छा लग रहा था। पहले इसलिए क्योंकि उसने कई दिनों से लक्ष्य को देखा नहीं था, और दूसरा इसलिए क्योंकि इस वक्त वह गाड़ी के खराब होने से भारी मुसीबत में फंस गई थी। लक्ष्य के पास होने से श्वेता को पूरी दुनिया स्वर्ग जैसी खूबसूरत महसूस होने लगती थी, लेकिन वह अपने मन के भाव को चेहरे पर आने से रोक लेती है। अब श्वेता लक्ष्य के बेहद प्यार से पूछे गए सवाल का जवाब अपनी निगाहें झुकाकर कुछ नाराजगी जताते हुए देती है। मेरी जासूसी की एजेंसी नहीं है जो मुझे यह पता रहे कि आप कब कहां से आते हैं और कब कहां जाते हैं। दरअसल श्वेता ने अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्य पर कटाक्ष किया था। श्वेता को शक था कि लक्ष्य अचानक से यहाँ नहीं पहुँचा था, वह जरूर श्वेता की मदद करने के लिए ही यहाँ आया हुआ है।
अब लक्ष्य मुस्कुराकर कहता है, देखिए कितना अजीब संजोग है ना, आपको मदद चाहिए और ईश्वर ने आपकी मदद करने के लिए मुझे चुना है। आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। अब श्वेता कहती है, 1 मिनट, जहाँ तक मुझे याद है मैंने अभी तक आपसे एक बार भी नहीं कहा कि मुझे किसी की मदद चाहिए और मैं उस मदद के ही इंतजार में यहाँ रुकी हूँ। फिर आपको कैसे पता कि वह मदद गाड़ी की है? अब लक्ष्य मुस्कुराकर जवाब देता है, श्वेता जी, कॉमन सेंस है। इतनी रात को कोई खूबसूरत लड़की जो बेहद समझदार भी हो इस तरह से सुनसान रास्ते पर गाड़ी के अंदर बैठकर कम से कम मौसम का लुत्फ तो नहीं उठाएगी। जरूर उसकी गाड़ी ही खराब हुई होगी। अब श्वेता कहती है, लेकिन मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। फिर अपनी बात को ठीक करते हुए कहती है, मेरा मतलब है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब लक्ष्य जवाब देता है, ठीक है, आप मेरे साथ मत जाइए। एक काम कीजिए, आप मेरी गाड़ी ले जाइए। मेरा ड्राइवर कल सुबह मल्होत्रा हाउस से गाड़ी ले आएगा। मैं दूसरी गाड़ी से घर चला जाऊंगा। लक्ष्य की दरिया दिली और अपनी हालत को देखकर श्वेता कुछ पलों के लिए वहीं चुपचाप खड़ी रहती है। अपने फोन को अपनी 2 उंगलियों के बीच में घुमाते हुए नीचे चेहरा करके वह कुछ सोचने लगती है। लक्ष्य भी हमेशा की तरह अपने स्टाइल में गाड़ी से टेक लगाकर अपने दोनों हाथों को विवेकानंद के पोज में बांधकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप श्वेता के चेहरे की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगता है। कुछ देर के बाद श्वेता अपने माथे पर अपना हाथ मार लेती है और जाकर लक्ष्य की गाड़ी में सामने वाले पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। ऐसा करने के अलावा श्वेता के पास कोई चारा नहीं था। श्वेता की गाड़ी में बैठते ही लक्ष्य की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है। लक्ष्य मुस्कुराते हुए जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनिका रोहित के बेडरूम में। अनिका रिसर्च लैब से बाहर निकल जाती है और अपने कमरे में पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वह देखती है कि रोहित बेड पर सिरहाने से टेक लगाकर अपने सिर को पीछे करके बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। उसने तकिए को उठाकर अपने पैरों पर रखा था। जैसे ही अनिका कमरे में पहुंचती है तो रोहित को इस तरह से बैठे हुए देखकर अपनी जगह पर स्थिर होकर खड़ी हो जाती है। तभी रोहित बिना किसी हाव भाव के अनिका की तरफ देखने लगता है और फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और फिर वह बोल उठता है, क्या मुझे नींद आ गई है? मैं भी कैसा सवाल पूछ रहा हूँ, नींद ही आ गई होगी। वैसे भी अपना काम पूरा किए बिना तुम तो लौटने से रही। देखो अनिका, अब ख्वाब में भी तुम मुझे रिसर्च लैब से वापस आती हुई दिखाई दे रही हो। अब मैं क्या करूं? क्या तुम मेरी हालत समझ सकती हो? फिर एक पल रुक कर दोबारा कहना शुरू करता है, तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल कैसे कटता है, क्या तुम इसका अंदाजा लगा सकती हो? फिर खुद से ही जवाब देते हुए आगे कहता है, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल नहीं समझ सकती। अगर समझ सकती तो मेरे साथ ऐसा नहीं करती।